गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। RIS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा, हिंदी टीचर फ्रॉम राठ इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया और उसके भेद। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया क्या होती है, इस विषय पर आज हम रिवीजन वर्क करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के होने जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो, होने या किए जाने का बोध हो। बोध मतलब होता है ज्ञान होना, बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी काम का होना पता चले, किसी चीज की स्थिति का पता चले, वो क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है। जैसे आकाश में वायुयान उड़ रहा है, उदाहरण है वायुयान आकाश में उड़ रहा है। आकाश में उड़ रहा है। तो इसमें क्या उड़ रहा है? वायुयान उड़ रहा है। कार्य क्या हो रहा है? उड़ने का कार्य हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? वायुयान के द्वारा। तो जिससे किसी कार्य के होने का पता चले, वायुयान एक कार्य हो रहा है। वायुयान एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? उड़ रहा है। सॉरी, सब्जेक्ट है, करता है, और ये कार्य क्या कर रहा है? उड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक क्रिया हो रही है, एक कार्य हो रहा है, ये क्या है? आपका क्रिया कहलाता है। तो जिन शब्दों से हमें उड़ रहा है शब्द से क्या पता चला कि यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। तो जहां पे किसी कार्य के होने की स्थिति का पता चले, वो आपकी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब है क्रिया के, इसके साथ साथ एक चीज और आती है, धातु और क्रिया। धातु क्या होती है? धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। धातु क्रिया के मूल अंश को, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। मूल अंश क्या होता है? जिससे क्रिया शब्द बनता है। जैसे उड़ना है, उड़ना, उड़ना शब्द किससे बना? उड़ धातु से। उड़ धातु से क्या बना? उड़ना। उड़ क्या है? धातु है। उड़ना क्या है? क्रिया है। तो उड़ना जो शब्द है वो किस धातु से बना है? उड़ धातु से बना है। तो यहाँ पे जो मूल शब्द है वो क्या है? उड़ है। उड़ से क्या बना? उड़ना। तो क्रिया जिससे बनती है वो मूल शब्द होता है, वो क्या कहलाता है? आपका धातु कहलाता है।
क्रिया के मूल अंश को, अंश मतलब भाग, जिस भाग से क्रिया बननी प्रारंभ होती है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब है क्रिया के विभिन्न रूपों में उसका जो अंश सामान्य रूप में सभी में पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। अब क्रिया के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे उड़ना, उड़ा, उड़ी, उड़ रहा है, उड़ रहे हैं, उड़ा रही है, उड़ा रहे हैं, बहुत सारे उड़ना, उड़, उड़ी, उड़ा, ये सारे कितने सारे रूप हैं। लेकिन इनमें जो मूल रूप है वो क्या है? उड़ है। तो जो मूल रूप होता है वो सभी क्रियाओं में होता है, और सभी क्रियाएं जिस मूल अंश से बनती हैं वो मूल अंश आपका क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो क्रिया की डेफिनेशन हो गई और धातु की डेफिनेशन हो गई। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। दो टाइप से क्रिया को हम बांटते हैं। क्रिया के भेद क्या होते हैं भाई? एक तो होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब ये अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो केवल करने वालों तक सीमित होती हैं, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो। कर्ता कौन होता है? कर्ता किसी भी काम को करने वाला होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि वायुयान उड़ रहा है। अब उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? वायुयान कर रहा है। तो कार्य को करने वाला कौन हुआ? वायुयान हुआ। तो जिस कार्य का, जिस क्रिया का फल यदि करने वाले पे पड़ता है तो वो क्या होता है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वायुयान उड़ रहा है, बच्चा सो रहा है, बालक खेल रहा है, लड़की तैर रही है। यहाँ पे तैरना, सोना, पढ़ना, उड़ना, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अभी करने वाले व्यक्ति के ऊपर, करने वाले कर्ता के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब किसी क्रिया में कार्य के होने का प्रभाव कार्य के करने वाले पर पड़ता है, वो कौन सी क्रिया होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। और सीधी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, वहां पे क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण होने पर या उसका क्रिया के होने पर उसका प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। वो क्या कहलाता है? आपका अकर्मक क्रिया। और जब क्रिया के होने का प्रभाव किस पर पड़े? कर्म पे पड़े। कर्म पे पड़े तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक। से का अर्थ होता है सहित, कर्मक का अर्थ होता है कर्म। जो क्रिया कर्म के साथ होती है या जिस क्रिया में कोई काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका प्रभाव उस कर्म पे पड़ता है। और वो जब प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होती है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल
बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ने वाला कौन है? बच्चा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो एक कॉमन सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति जिस कार्य को करेगा और उस कार्य के होने से प्रभाव किस चीज पर पड़ेगा, बच्चा पुस्तक को पढ़ेगा तो असर किस पे पड़ेगा? पुस्तक पे पड़ेगा। बच्चा उसके पेज पलटेगा, उसमें से कुछ याद करेगा, हो सकता है पुस्तक फट भी जाए, फिर वो रोज रोज पढ़ेगा तो उसके 2-3 पृष्ठ कम भी हो जाएंगे। तो टोटल प्रभाव किस पे पड़ा आपका? पुस्तक पे पड़ा। जब करने वाला कौन था? बच्चा था। लेकिन जब प्रभाव करने वाले की बजाय कर्म पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। और जब प्रभाव इस पे न पड़ के डायरेक्ट करने वाले पे पड़ता है तो क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। इसी एग्जाम्पल से हम ले लेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ रहा है। अब क्या पढ़ रहा है वो हमें नहीं पता है, वो शो नहीं कर रखा है। तो क्रिया कौन सी है? अकर्मक है, क्योंकि असर किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता ही नहीं है, उपस्थित नहीं होता है वाक्य में, तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। जब ऑब्जेक्ट वाक्य में उपस्थित होता है, कर्म उपस्थित होता है, तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। क्लियर? ये तो क्रिया के कर्म के आधार पे रूप। ठीक है। अब आता है क्रिया का रचना के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पे क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें भी, कर्म के आधार पे क्रिया। कर्म के आधार पे जो क्रिया होती है इसके 2 प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर एक अकर्मक और एक सकर्मक। अब सकर्मक जो क्रिया होती है इसके भी 2 उदाहरण होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक का अर्थ होता है कि क्रिया में एक ही कर्म होता है। जैसे जिस क्रिया में, जिस वाक्य में एक ही कर्म हो वो क्या कहलाता है? एक कर्मक। एक कर्मक। जैसे रमेश आम खाता है। खाता है। रमेश आम खाता है। यहाँ पे कर्ता कौन है? रमेश है। क्या खाता है? आम। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक है ना, दूसरा खाता का क्या है? क्रिया है। रमेश आम खाता है। खाता क्या है? क्रिया है। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? आम है। कर्ता कौन है? रमेश है। तो यहाँ पे एक कर्म है तो क्रिया क्या होगी? एक कर्मक होगी। जहां पे वाक्य में एक से अधिक कर्म होते हैं वहां पे क्या होता है? क्रिया द्विकर्मक होती है। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता है। डॉक्टर मरीज को दवा देता है। कर्ता कौन है? डॉक्टर। किसको देता है? मरीज को देता है। क्या देता है? दवा देता है। तो यहाँ पे कितने कर्म हो गए? 2 कर्म हो गए। एक तो मरीज को, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? दवा।
देना क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? कर्म। और ये भी क्या है? कर्म। और ये कौन है? कर्ता। तो जिस वाक्य में एक कर्ता हो, दो कर्म हो और एक क्रिया हो, तो कैसा वाक्य बनेगा? वो द्विकर्मक बनेगा। अब द्विकर्मक में भी जो एक कर्म होता है वो सजीव होता है और दूसरा कर्म जो होता है वो क्या होता है? निर्जीव होता है। एक कर्म क्या होता है? सजीव होता है और दूसरा कर्म क्या होता है? निर्जीव। जैसे मरीज को क्या है? सजीव है और दवा क्या है? निर्जीव है, क्योंकि दवा में तो कोई जीव नहीं होता। अब इनकी पहचान भी कैसे की जाती है कि हम कौन से को सजीव माने और कौन से को निर्जीव माने? कई बार हमें ये पता नहीं लगता कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? और कर्म जानने के लिए भी हम प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे वाक्य में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जब हम लगाएंगे तो एक तो किसको से बनेगा प्रश्न, एक क्या से बनेगा। कौन? कर्ता के स्थान पर प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? कौन। कौन किसको? कौन किसको क्या देता है। अब क्रिया तो वो क्यों रह गई, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या बना दिया हमने? प्रश्न बना दिया। अब कौन के स्थान पे क्या आएगा? डॉक्टर। किसको? मरीज को। क्या? दवा। तो किसको के स्थान पे हमारा जो कर्म है वो कैसा है? सजीव कर्म है। कैसा कर्म है ये? सजीव, क्योंकि मरीज जो है उसमें जीव है, अभी वो जिंदा है। और दवा जो है क्या किसके स्थान पे बना है? दवा के स्थान पे। तो जिससे क्या से प्रश्न बनेगा वो निर्जीव कर्म होता है, जिसमें किसको से प्रश्न बनेगा वो सजीव कर्म होता है। जिस क्रिया में एक कर्म होता है वो एक कर्मक कहलाती है, और जिस क्रिया में एक से अधिक कर्म, दो कर्म होते हैं, वो क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अंडरस्टैंड? अब आएगा आपका रचना के आधार पर क्रिया के भेद, कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पे क्रिया के भेद। रचना के आधार पे आपकी बुक में दे रखे हैं क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। इधर लिख देते हैं। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर सबसे पहले है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया वो होती है किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे तरुण घर गया। तरुण घर गया, इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, गया। तरुण करता है, कहां गया? घर गया। तो ये क्या है? आपका अधिकरण है। कहां? गया क्रिया है। तो तरुण कहां गया? तो एक जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो आपकी कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया। दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो,
किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधे ने भोजन कर लिया था। राधे ने भोजन कर लिया था। अब इस वाक्य में करना भी एक क्रिया है और लेना भी एक क्रिया है। तो यहां पे कितनी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है? दो क्रियाओं का, एक करना और दूसरी है लेना। लेना का रूप क्या है? लिया। करना का रूप क्या है? कर। तो जहां पे एक ही वाक्य में एक से अधिक दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। तीसरा है नाम धातु। तीसरी क्रिया कौन सी है आपकी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो होती हैं जो संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से बनती हैं। नाम धातु नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ, हाथ शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। हाथ से क्या बना? हथियाना। यानी किसी चीज को हाथ में ले लेना, वो क्या कहलाता है? हथियाना। बात, बात क्या होती है? बातचीत करना। अब इसी क्रिया के रूप में जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है? बतियाना। दो लोग बतिया रहे थे। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। त्याग, त्याग क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब भाववाचक संज्ञा त्याग से क्या बनेगा? त्यागना। ठीक है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अपना, जैसे सर्वनाम से कैसे बनती है? अपना है। अपना क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। और अपना से संज्ञा क्या बनेगी? नाम धातु अपनाना। अपनाना मतलब उसे अपने अंडर में ले लेना। तो जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बनती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है।
उसके बाद है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी डेफिनेशन क्या है? जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राधिका ने नेहा से गीत गवाया। राधिका ने नेहा से गीत गवाया। गीत गवाया। अब यहां पे गीत किसने गाया? गीत गाने वाली कौन है? नेहा है। और गवाया किसने? राधिका ने। तो गाने की जो क्रिया तो किसने की? नेहा ने की, लेकिन क्रिया को करने के लिए मोटिवेट किसने किया? राधिका ने किया। तो जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है, वो आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे यहां पे गाया होता तो कौन सी क्रिया होती है? राधिका ने गीत गाया, सामान्य क्रिया होती, और गवाया कौन सी हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। गाया सामान्य क्रिया है और गवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर? जब कोई एक कर्ता दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ये क्या होती है? पूर्व का मतलब पहले, कालिक मतलब समय में, यानी कि जो क्रिया पहले के समय में, एक क्रिया पहले के समय में पूरी होने के पश्चात दूसरी क्रिया होती है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है, डेफिनेशन बता देता हूं आपका। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती है, वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। तो यहां पे कितनी क्रियाएं हुई? पीना और सोना। तो जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से बच्चा सो गया, ये तो मुख्य क्रिया क्या हो गई? सो गया। लेकिन इससे पहले भी कोई क्रिया हुई है, वो पूरी हो चुकी है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्वकालिक। तो पहले कौन सी क्रिया हुई? दूध पीने की क्रिया हुई, दूध पीने का काम हुआ, तो पीकर जो क्रिया है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। मुख्य क्रिया से पहले जब कोई क्रिया संपन्न हो जाती है, वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे दिनेश खाकर सोने गया, बच्चा दूध पीकर सो गया, वह पढ़कर सो गया, उसने पढ़कर खाना
खाया। तो करके या कर जिसके पीछे लगते हैं वो कौन सी क्रिया होती है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये थे आपके रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, हमने क्रिया के कारण के आधार पर भेद पढ़े। कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक वो होता है जहां पे क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। सकर्मक वो होता है जहां पे क्रिया का फल कारण पे पड़ता है, वो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं, एक एककर्मक होता है, एक द्विकर्मक होता है। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिसमें एक ही कर्म होता है, जैसे राम आम खाता है, ये एक कर्म वाली क्रिया है। डॉक्टर मरीज को दवाई देता है, ये द्विकर्मक वाली क्रिया है। एक कर्म क्या है? मरीज है, दूसरा कर्म क्या है? दवाई है। तो वो था आपका सकर्मक क्रिया के 2 पार्ट। अब है रचना के आधार पर क्रिया के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। सबसे पहले होती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वो होती है जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो वो आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में जहां पर कोई क्रिया, तीसरी क्रिया कौन सी? आपकी नाम धातु क्रिया है। जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है वो क्रिया आपकी नाम धातु कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना। उसके बाद आपकी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गाया से गवाया, बनाया से बनवाया, कराया से करवाया, ये इस तरह की क्रियाएं क्या बन जाती हैं? आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती हैं। लास्ट में है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, यानी कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हो, संयुक्त क्रिया का तो होती है ये, क्योंकि इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसकी डिफरेंस इसे हम कैसे समझेंगे, इसका डिफरेंट कैसे करेंगे कि जब कोई एक वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं तो एक क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो गई होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये था आज का टॉपिक आपका क्रिया और उसके भेद। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ आई क्लोज द टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट लाइव क्लास।